नमस्कार। कैसे हैं आप सब। इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए डेट्स का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन गुजरात में चुनाव कब होंगे, वोटिंग कब होगी, रिजल्ट्स कब आएंगे, इसकी तारीख अब तक सामने नहीं रखी गई है। अक्सर ये होता है कि जब दो स्टेट असेंबलीज का टेन्योर आसपास खत्म होता है, तब दोनों जगह इलेक्शन सेम डे पर कराए जाते हैं। रिजल्ट्स की डिक्लेरेशन भी सेम डे पर ही होती है। लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दोनों स्टेट असेंबलीज का टेन्योर पूरा होने में 40 दिनों का फर्क है, इसीलिए चुनाव अलग अलग होंगे। लेकिन इसी साल उत्तर प्रदेश के और गोवा के जो चुनाव हुए, तब इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया था। यूपी और गोवा के असेंबलीज के टेन्योर को एंड होने में 60 डेज का गैप था। उसके बावजूद साथ में ही चुनाव कराए गए थे, रिजल्ट्स भी सेम डे पर डिक्लेयर किए गए थे। अब गुजरात को यह स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया गया, इसका विश्लेषण विपक्ष दल के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश का कहना है कि ये टाइम जो है गुजरात के लिए इसलिए दिया गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कुछ और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कर पाए और साथ ही साथ कुछ और बड़े इनॉग्रेशंस भी कर दे। अब सोचने वाली बात यह होती है कि गुजरात वो जगह जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का होम स्टेट है, जहां पर बीजेपी 27 साल से अनडिफीटेड है, क्या वहां पर भी बीजेपी को तैयारियों की जरूरत है? क्या वहां भी बीजेपी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए प्रिपरेशंस के लिए? तो अब इसका जो जवाब है वो शायद आपको चौंका सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव का जो माहौल है, बीजेपी को थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारियां तो करनी पड़ेगी। और इसकी वजह कोई और राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि साल 2017 के चुनाव का नतीजा है, जिसने भाजपा को इस बार के चुनाव को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेने पर मजबूर कर दिया है। साथ ही साथ इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी भी एंट्री मारने की कोशिश कर रही है। तो इस बार वोटर्स के पास सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव के मैदान में आ चुकी है। और ये तो देखा गया है कि आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है, वहां का चुनावी माहौल जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो जाता है। साल 1995 से लेकर अब तक कोई भी गुजरात ने बीजेपी को पराजित नहीं कर पाया है। और सिर्फ बीजेपी वहां पर जीती ही नहीं है, बल्कि काफी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ जीती है। 95 से लेकर 2012 तक बीजेपी को जो सीट्स की संख्या थी वो 115 से 127 के बीच में कहीं ना कहीं मिलती रही है। गुजरात असेंबली में 182 सीट्स हैं और मेजोरिटी के लिए 92 की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में आप समझ रहे हैं कि 115 से लेकर 127 के बीच का जो नंबर है वो कितना ज्यादा अच्छा है। और कांग्रेस हमेशा ही नंबर 2 की पार्टी रही है। लेकिन साल 2017 के चुनाव के नतीजे जब आए थे, उसने सबको हिलाकर रख दिया था। साल 2014 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जो बेटे हैं वो केंद्र सरकार तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद भी गुजरात के जो लोगों की नाराजगी थी भाजपा को लेकर, वो 2017 के रिजल्ट्स में साफ साफ नजर आई थी। बीजेपी को मेजोरिटी तो मिल गई थी, लेकिन मार्जिन काफी ज्यादा छोटी हो चुकी थी। कहां 115 और 127 सीटें भाजपा को मिला करती थी, 2017 में ये सीटों की संख्या 100 से भी कम पर आ गई। बीजेपी को सिर्फ 99 सीट्स मिली और कांग्रेस ने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया। बता दें कि जो टोटल वोटर्स थे उनके 49% वोट्स लेकर भाजपा को 99 सीट्स मिली थी और कांग्रेस अपने लिए 41.4% वोट शेयर लेने में कामयाब रही थी। और कांग्रेस को 77 सीट्स हासिल हुई थी, जो कि कांग्रेस के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कांग्रेस ने उस जीत को सीरियसली नहीं लिया और इस बार क्या कर रही है उसके बारे में थोड़ी देर में हम चर्चा करने वाले हैं। खैर, अब कुछ ऐसा समीकरण है कि असेंबली में बीजेपी के पास 111 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 62 सीट्स हैं। ये होने के पीछे भी कई कारण हैं। कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता रहे जो कि भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद बाईपोल्स भी हुए, जिनमें हर एक में बीजेपी को ही जीत मिली और इसीलिए सीटों की संख्या जो है वो अब ऊपर नीचे हो चुकी है। लेकिन साल 2017 के रिजल्ट्स ने ये बता दिया था कि लोगों का जो मूड है चुनाव को लेकर, वो बीजेपी के पक्ष में उस तरीके से नहीं है, उस मजबूती से नहीं है जो कि कुछ सालों पहले तक हुआ करता था। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी अब चुनाव के मैदान में आ गई। तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या आम आदमी पार्टी के इसमें हिस्सा लेने की वजह से बीजेपी की सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है, कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। ये सारी चीजें समझेंगे, लेकिन चलिए उसके पहले एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार
गुजरात के लोगों को बीजेपी से क्या नाराजगी है। साल 2021 में एक खबर छपी थी जिसमें यह कहा गया था कि बीते 25 सालों में गुजरात में किसी भी सरकारी अस्पताल का निर्माण नहीं किया गया, यानी कि गुजरात को कोई भी नया गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिला। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया जब गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे तब उन्होंने अपने ट्वीट्स में गुजरात के सिद्धपुर के एक सरकारी अस्पताल का जिक्र किया था, जिसकी इमारत बनकर 8 साल से तैयार खड़ी थी, जिसे बनाने में 70 करोड़ का खर्च भी किया गया, लेकिन वो किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि ना वहां कोई डॉक्टर, ना कोई स्टाफ, ना ही कोई इक्विपमेंट्स मौजूद थे। गुजरात में शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा भी कई बार उठाया गया, लेकिन जब जब ये मुद्दा उठता चुनाव के पास आते ही सरकार क्या करती, किसी प्राइमरी स्कूल में या किसी सेकेंडरी स्कूल में कोई एक नई सुविधा का उद्घाटन कर देती। जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ना होने का मुद्दा उठाया तब सरकार ने क्या किया, तब सरकार ने गुजरात में 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को खुलने के लिए हरी झंडी भी दिखा दी। और अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करें तो वो तो गुजरात में कोई मुद्दा कंसिडर ही नहीं किया जाता है। यहाँ पर सरकार ने ये क्लेम किया था, जो यहाँ गुजरात में ये क्लेम किया गया था सरकार के द्वारा कि उनके स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सबसे लोएस्ट है। लेकिन एक बात जानते हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार चल क्या रहा है, कि जितने भी रजिस्टर्ड जॉबलेस लोग हैं सरकार के पास उनमें 95% लिटरेट हैं, और बाकी के भी जो 5% है वो पूरे तरीके से लिटरेट नहीं बल्कि सेमी लिटरेट है। एक और चीज, इसी साल के जून महीने में 3400 वैकेंसीज निकली थी एक पोस्ट के लिए, और ये 3400 वैकेंसीज पर अप्लाई करने वालों की संख्या 17 लाख थी। ये अपने आप में दिखा रहा है कि गुजरात में लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट्स जो है वो कितनी बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब भी कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा हो। अगर महंगाई का मुद्दा उठाए तो महंगाई ने भी गुजरात में लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, क्योंकि गुजरात का जो इन्फ्लेशन रेट है वो नेशनल एवरेज से भी ऊपर जा चुका है। जी हाँ, जहां इन्फ्लेशन रेट का जो नेशनल एवरेज है वो 7.4% के करीब दर्ज किया गया, तो वहीं गुजरात में ये 7.95% के करीब रिकॉर्ड किया गया है। इतना ही नहीं, रीसेंट टाइम्स में गुजरात में काफी सारे प्रोटेस्ट भी देखे गए हैं। हाल ही में एक प्रोटेस्ट हुई थी गुजरात कैटल कंट्रोल इन अर्बन एरिया बिल के ऊपर। बता दें कि गुजरात कैटल कंट्रोल इन अर्बन एरिया बिल पास किया गया था, जिसके तहत ऐसे जो भी लोग हैं जो कि पशुपालन करते हैं उन्हें शहरों में, टाउन्स में अपने पशु को रखने के लिए एक लाइसेंस इशू कराना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तब उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। इस बिल के पास होते ही लोग काफी ज्यादा नाराजगी से भर गए। गुजरात में जगह जगह पर प्रोटेस्ट देखी गई, लोगों की नाराजगी जो है वो सरकार के सामने आई, और जब विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ गया तब सरकार को ये जो बिल है वो वापस लेना पड़ा। गुजरात में बीते 27 सालों में कई सारे आंदोलन देखे गए हैं। पाटीदार आंदोलन, मालधारी आंदोलन, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन समेत और कई आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने यही किया कि आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को फर्जी केस बनाकर सलाखों के पीछे डाल दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जिस तरीके से गुजरात में प्रोटेस्ट चल रही थी, शायद उसमें भी सरकार यही करती, लेकिन चुनाव सर पर थे, इसीलिए सरकार ने डिफरेंट अप्रोच दिखाई। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इसका मुद्दा इतना बड़ा बन चुका था कि जो विपक्षी दल के नेता चुनाव प्रचार के लिए आ रहे थे वो ये वादे कर रहे थे कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे पहले लागू करेंगे। गुजरात स्टेट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी काफी वक्त से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने, एक्स्ट्रा काम के लिए जो अलाउंस दी जाती है उसे बढ़ाने और इसके साथ साथ कुछ डिमांड्स को लेकर बैठी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना। इसका महत्व क्या है, कितनी जरूरी है, ये हमने आपको बताया ही। इसे लेकर भी गुजरात में काफी रिसेंटली बहुत सी प्रोटेस्ट चल रहे थे, और इसी बीच अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे। लोगों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को दी जा रही मुट्ठी भर सैलरी का मुद्दा भी उठा दिया। अब देखिए, बात ऐसी है कि लोग तो काफी वक्त से शोर कर रहे थे, लेकिन सरकार ने किसी की एक ना सुनी। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में इस चीज को मेंशन किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तब वो पुलिस वालों की सैलरी बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके तुरंत बाद सरकार ने एक्शन लिया और 14 अगस्त को सरकार की तरफ से पुलिस फोर्स के लिए 550 करोड़ का एक पैकेज लॉन्च किया गया, जिससे वो कांस्टेबल्स की जो सैलरी है उसे बढ़ा सके। इसके बाद सरकार ने पुलिस कांस्टेबल
पंचायत सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की भी सैलरी बढ़ाने की जो डिमांड्स है, इन सारी बातों को एक एक कर कर एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए, ये बातें बहुत वक्त से चल रही थी, ये प्रोटेस्ट काफी वक्त से चल रही थी, लेकिन डिमांड्स तभी एक्सेप्ट की गई जब चुनाव स्तर पर थे। क्या कर सकते हैं, यही एक रूल है जो हमेशा हमेशा फॉलो किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा कांग्रेस का क्या रोल हो सकता था इस चुनाव में और क्या रोल चल रहा है, इस पर भी डिस्कस करते हैं। साल 2017 के जो चुनाव के नतीजे आए थे, उससे ये समझ आ गया था कि गुजरात में कांग्रेस की जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और अगर कांग्रेस उस चीज को कसकर पकड़े और उस सही दिशा में मेहनत करती रहे तो साल 2022 आते आते अगर बीजेपी को सरकार से हटा ना पाए तो पूरे तरीके से हिलाने का दम तो उसमें जरूर आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस कहाँ है, किसी को समझ नहीं आ रहा। राहुल गांधी तो अब पदयात्रा में बिजी हैं, वो भारत भ्रमण पर निकल चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के कोई भी बड़े नेता या दिग्गज नेता गुजरात में चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे। अब लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस के लिए आखिरकार प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें भी हिमाचल प्रदेश और गुजरात को कार्व आउट कर दिया गया है, यानी कि थोड़ा साइड से रखा गया है। और ये दोनों वो राज्य हैं जहां पर इस वक्त चुनाव होने हैं। तो लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या कांग्रेस ने वाकई सरेंडर कर दिया है, क्या कांग्रेस पहले से ही गुजरात में हार मान चुकी है, ये मानकर बैठ गई है कि बाकी राज्यों की तरह इस राज्य में भी वो कोई खास डिफरेंस नहीं ला पाएगी। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अगर माने तो कांग्रेस का पहले से हार मान लेना, गुजरात को सीरियसली ना लेना, ये काफी बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि ट्राइबल वोट्स, जी हाँ, ट्राइबल वोट्स जो कि गुजरात में डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं जीत या हार का, वहां पर कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो 1980s के टाइम से ही बीजेपी से काफी ज्यादा बेटर रही है। जो भी ट्राइबल सीट्स है वहां पर कांग्रेस काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करने के बजाय कहीं ना कहीं एक स्वीट सरेंडर का जो रास्ता है वो अपना लिया है। अब कुछ ऐसा नजर आने लगा है। ट्राइबल कम्युनिटी गुजरात में 15% पॉपुलेशन के लिए अकाउंटेबल है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैंपेनिंग कर रहे हैं। एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में अगर बात की जाए तो गुजरात में 5th लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है। इतना ही नहीं, 1/7 स्टेट पॉपुलेशन जो है वो एसटी है। और तो और आपको ये भी बताएं कि जो असेंबली में 182 सीट्स हैं उनमें 27 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व करके रखी गई है। ये सारी सीट्स आरक्षित है और इन 27 में मैक्सिमम सीट्स आज तक की डेट में कांग्रेस ही जीतती आई है। इसके अलावा 47 ऐसी असेंबली सीट्स है जहां पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब के वोटर्स हैं उनका परसेंटेज 10 से ज्यादा है। 40 ऐसी सीट्स है जहां पर एसटी वोटर्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन 20% से ज्यादा है और 31 ऐसी सीट है जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो वोटर्स की पॉपुलेशन है वो 30% से ज्यादा है। यानी कि हर वो जगह जहां पर कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर सकती है। और ये देखा गया है कि आज तक ऐसे जितने भी एरियाज हैं जहां पर एसटी का वोट शेयर ज्यादा है वहां पर कांग्रेस ने ही बेहतर प्रदर्शन किया है। 1980 का अगर आपको एग्जाम्पल दे तब बीजेपी को एसटी वोट शेयर में से सिर्फ 14% मिला था, लेकिन कांग्रेस अपने लिए 58% वोट शेयर लेने में सफल साबित हो गई थी। लेकिन कांग्रेस ने इस चीज को सीरियसली लिया ही नहीं और भाजपा इस चीज पर मेहनत करती रही। साल 2017 में जो एसटी वोट शेयर था उसमें से भाजपा को 45% मिला। सोचिए, 14% से वो 45% तक आ गए थे। लेकिन जहां तक बात की जाए कांग्रेस की, तब उनका जो वोटिंग शेयर था, वो जो परसेंटेज था, वो 58% से नीचे गिरकर सिर्फ और सिर्फ 46% पर आ गया। लेकिन कांग्रेस के लिए स्थिति तब भी काफी ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि साल 2017 में भी इन 27 रिजर्व सीटों में से कांग्रेस ने अपने लिए 15 सीटें जीत ली थी। जी हाँ, 27 में से 15 सीट्स तब भी कांग्रेस के खाते में ही गई थी और भाजपा के खाते में तो इन 27 में से सिर्फ और सिर्फ 9 सीट्स ही आई थी। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि इस साल द्रौपदी मुर्मू, जी हाँ, हमारी जो राष्ट्रपति हैं, उनका चयन भी भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल वोट बैंक को लुभाने के लिए किया है। खैर, ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में इतनी मजबूत पोजीशन होने के बावजूद कांग्रेस की जो ढिलाई गुजरात में देखी जा रही है, ये लोगों को ये कहने पर मजबूर कर रही है कि राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के रूप में रिलॉन्च करने के अलावा इस वक्त कांग्रेस की कोई भी दूसरी प्रायोरिटी नहीं है।
लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी इस तरीके से कोशिश कर रही है, अरविंद केजरीवाल एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, तब भी क्या कांग्रेस कुछ नहीं करेगी? क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में आती है तब बीजेपी को तो हटाना मुश्किल है, क्योंकि जो पार्टी अनडिफीटेड रही है 27 सालों से, उसका एक पल में हट जाना, ऐसे ही किसी न्यू कमर का आके उसे साइड कर देना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को साइड करना उतना ज्यादा अनबिलीवेबल नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में तो लोग ये देख ही चुके हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को धूल चटा दी थी, और वो भी तब जब कांग्रेस वहां की सत्ता अपने हाथ में लेकर बैठी थी। यहाँ तो फिर भी वो नंबर 2 की पार्टी है। इसके अलावा ये भी चीज गौर करने वाली है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी मेनली उन एरियाज पर फोकस कर रही है जहां पर कांग्रेस की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। बीजेपी खुद भी ये एडमिट कर रही है कि आम आदमी पार्टी उनसे ज्यादा कांग्रेस को हराने का काम करने वाली है। और तो और ये भी एक चीज होगी कि अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तब भले ही बीजेपी के वोटर्स डाइवर्ट ना हो, लेकिन कांग्रेस के वोटर्स जरूर डाइवर्ट हो जाएंगे। कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनके वोट्स आप और कांग्रेस के बीच में बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी भी इफेक्ट होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से कांग्रेस होने वाली है। और ये भी एक चीज हो सकती है कि कांग्रेस पूरे तरीके से गुजरात से वाइप आउट हो जाए, क्योंकि किसी भी सीनियर लीडर का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन अभी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, गुजरात को जीतना क्यों जरूरी है? गुजरात को जीतना बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि साल 2017 के जो रिजल्ट्स आए वो एक तरीके से वार्निंग थे कि हमारे प्रदेश का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री तो बन गया, लेकिन हम अपनी राज्य सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हैं। और अगर गुजरात में बीजेपी को हार मिलती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश का क्या मूड है उसकी एक छोटी सी परछाई हो सकती है। जब उनके प्रदेश के लोग, उनके होम स्टेट के लोग उन पर भरोसा नहीं दिखाएंगे, तब जनता किस तरीके से उन पर भरोसा करने वाली है। साथ ही साथ गुजरात इलेक्शंस के जब रिजल्ट आएंगे तब ये भी देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी को जनता किस तरीके से अपनाती है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को वही एक्सेप्टेंस मिल गई जो उन्हें दिल्ली और पंजाब में मिली है, तो जिस तीसरे फ्रंट की बात साल 2024 के लिए की जा रही है, कहीं उसकी नींव अरविंद केजरीवाल रखते हुए दिखाई ना दे। खैर, क्या होगा क्या नहीं, कांग्रेस का क्या होगा क्या नहीं, ये तो गुजरात पोल्स के जब रिजल्ट आएंगे तभी क्लियर होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।